नाविल मुहे प्या मिलन की आस। कलम अज़हुमा वकास। किस्त नंबर 3। रात का अंधेरा होने से पहले हमें किसी महफूज जगह पर छपकर बैठना होगा, अलीदान ने फूली सांसों के साथ कहा। और अज़फरयन को कंधे पर से नीचे उतारा। वो जल्दी से नजरें चलाती अपनी शर्ट दुरुस्त कर रही थी। गहरी सांस ली जब तक इसके कंधे पर थी, यूं लग रहा था अभी गिर जाएगी। एक नज़र ऊपर उठाकर सामने खड़े इस अजनबी की तरफ देखा। उसे अभी भी सांस चढ़ा था। कमर पर हाथ धुरे, सर को ऊपर अटे वो अब मसरूफ से अंदाज में अर्ध गिर्द दरख्तों को देख रहा था। बड़ी बड़ी आंखें अब थकावट के बाइस बोझल सी होकर इस गहरी होती शाम का हिस्सा लग रही थी। ये दरख्त ठीक है, अलीदान ने एक घने से पत्तों से ढके दरख्त की तरफ इशारा किया, जिसकी शाखें लंबा के रुख नीचे लटक कर उसके तनों को ढक रही थी, और नीचे वाला तना इतना ऊंचा नहीं था कि चढ़ना नामुमकिन हो। अलीदान अब खोजती सी नजरों से दरख्त को देखता उसके पास खड़ा था। उफ, मैं कैसे चढ़ूंगी इस पर? अज़फरयन ने थोक निगलते हुए दरख्त की तरफ देखा। वो तो कभी जिंदगी में दरख्त पर नहीं चढ़ी थी। दरख्त के ऊपर चढ़ने का सोच कर ही रूफना होने लगी थी। मुझे नहीं आता चढ़ना, अज़फरयन ने सहमी सी आवाज में कहा। सूरत भी गिबरा सी थी। वो जो दरख्त की ऊंचा का अंदाजा लगाने में मसरूफ था, चौंक कर अज़फरयन की तरफ देखा। चलो जी, अब इसको दरख्त पर भी नहीं चढ़ना आता। अलीदान ने भनवे ऊपर चढ़े हुआ है। वो बच्चों की तरह रूहान सी सूरत बनी अब दरख्त की तरफ देख रही थी। मासूम सा चेहरा जगह जगह से सुर्ख हो रहा था। इसे जब कंधे पर अटे भाग रहा था तो मुख्तलिफ शाखें और पत्ते इसके चेहरे और बालों से टकरा रहे थे। बिखरे बालों में अभी भी जगह जगह घास फूस अटकी हुई थी। यार क्या करूं इस लड़की का, इसको तो बचा कर मैं खुद इज़ब में फंस गया। अलीदान ने मुंह खोल कर थके से अंदाज में अर्द गिर्द देखा, पर अब गिले पड़ा ढोल बजाना ही था। मेरे कंधे पर चढ़ी। अलीदान एकदम से नीचे होकर एक टांग को फोल्ड करते हुए नीचे बैठा और अपने दाहे कंधे पर हाथ से इशारा किया। वो हवन्नक बनी खड़ी थी। अब इसके ऊपर चढ़ूं? अज़फरयन ने थोक निगला। सामने बैठे शख्स के जब से बंद किए हुए जबड़े इसके अंदर के गुस्से को साफ वाजे कर रहे थे, जो उसे संभाल संभाल कर उसे चढ़ रहा था। ना नहीं, मैं यहाँ नीचे ही रहूंगी, अज़फरयन ने घबरा कर कहा। दरख्त पर से गिर जाने का खौफ आया और उसके कंधे पर कैसे चढ़ सकती थी वो। अलीदान ने अब की बार खा जाने वाले अंदाज में घोर कर देखा। अंधेरा ज्यादा गहरा होता जा रहा था और इस लड़की के नखरे खत्म नहीं हो रहे थे। ये नीचे सैफ नहीं, अब क्यों नहीं समझ रही ये बात? गुस्से से कहा अज़फरयन इसकी बारोब आवाज पर फौरन घबरा कर आगे हो और उलझे से अंदाज में उसके पास आकर खड़ी हो। उफ, कितनी भारी आवाज थी। इस सारे अरसे में वो पहली दफा इसे झाड़ रहा था। मेरे कंधे पर ये चढ़ी और फिर दरख्त के इस तने को पकड़ इससे ऊपर आपको बताता हूँ कैसे चढ़ना, अलीदान ने डपटने के से अंदाज में कहा और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा कर अपने घुटने पर रखा ताकि इसके वजन को बर्दाश्त कर सके। अज़फरयन ने घबराते हुए इसके घुटने पर पाहे रखा और फिर कंधे पर पाहे रख कर तने को हाथ डाला। जैसे ही तने को हाथ डालकर वो लटकी, वो जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और इसे कमर से पकड़कर ऊपर किया। कमर पर उसके हाथों की गिरफ्त महसूस हुई। लम्हा भर को अजीब सी शर्मिंदगी का सा एहसास हुआ। अचानक वारिद हो जाने वाली उफ्ताद क्या करवा रही थी आज इससे। वो अब इसे ऊपर होकर तने पर चढ़ने में मदद कर रहा था और वाकई इसकी मदद से वो हिम्मत जताकर अब तने पर बैठ चुकी थी। वो खुद बड़ी महारत से पाहे दरख्त में फंसता तने पर पहुंच चुका था। अब इसी तरह इसने अज़फरयन को 2 तने और ऊपर चढ़ा दिया था। यहाँ आप बैठे, मुझे और ऊपर जाना है। अलीदान ने दरख्त से टेक लगाने वाली जगह की तरफ इशारा किया। अज़फरयन तने पर आहिस्तगी से कदम उठाती वहां तक पहुंची और दोनों अतराफ में टांगे लटका कर वो अब दरख्त के साथ टेक लगा चुकी थी। एक नज़र नीचे देखा तो जैसे खौफ आ गया। झुरझुरीली, अम्मा मुझे डर लग रहा है, मैं गिर जाएगी, घटी सी आवाज में कहा और खौफ से अलीदान की तरफ देखा। चुल्लू, एक तो मीडियम के नखरे खत्म नहीं हो रहे, यहाँ उसको बेड लगा कर दूं मैं? अब अलीदान ने चढ़कर सोचा, नहीं गिरती, अब बहुत बड़ा तना है, हाँ कुछ कीड़े मकोड़े चलेंगे, घबराना नहीं, जल्दी से पकड़ कर नीचे फेंकना है उन्हें। अलीदान ने जब्त से आवाज की सख्ती को कम करते हुए कहा। वो पहले से ही इतना गेबुरा हुई थी, ऊपर से पानी नहीं मिला था, ऐसा ना हो रू दे। इसी बात के पेश नजर वो सख्ती बरतने से ग्रेज कर रहा था। लड़कियों के रोने से वो वैसे भी घबरा जाता था। वो एक दफा रोना शुरू हो जाए तो सू बंद नहीं होती उनकी। सुने और कियासाम भी होते हैं दरख्तों पर। अज़फरयन ने सहम के अर्द गिर्द देखा। चुल्लू जी, अलीदान ने अफसोस से गर्दन गेमा।
वो जो ऊपर वाले तने तक पहुंचने के लिए दरख्त में पाहे पे निसी हुए था, उसकी बात पर थमा। हाँ, हो सकते हैं, दांत पीसते हुए जवाब दिया और फिर सर को हवा में मारकर ऊपर की तरफ देखा। असफरियन की शक्ल पर अब खौफ के आसार और बढ़ गए थे। शाम का तो सोच कर ही वो रात को सो नहीं पाती थी, और यहाँ तो उफ, जोर से आंखें बंद की। गे बुरा है नहीं, मुझे देखना है, और ऊपर जाकर के वो लोग आ रहे या नहीं। मसरूफ से लहजे में इसे तसल्ली देता अब वो ऊपर जा रहा था। असफरियन के देखते ही देखते वो एक तने से दूसरे तने पर चढ़ता आंखों से ओझल हो चुका था। वो आयतल कुर्सी का वर्द करने लगी थी। अंधेरा अब और बढ़ गया था। अर्द गिर्द से अजीब सी आवाजें आने लगी थी। पत्तों में भी सरसराहट थी। दिल और वजूद कांपने लगा था। इसे अकेले इसी तरह बैठे 10 से 15 मिनट गुजर चुके थे। गहरे होते अंधेरे के बावजूद वो बार बार ऊपर देख रही थी। हल्की सी रोशनी बाकी थी। एकदम से पत्तों की सरसराहट ज्यादा होने पर जान जैसे हल्क में अटक थी। कहाँ चला गया मुझे छोड़कर? सुने करीब से इस लड़के की आवाज उभरने पर असफरियन ने जल्दी से दिल पर हाथ रखकर सिक का सांस लिया। अंधेरा मजीद होने की वजह से वो अब बहुत कम नजर आ रहा था। जी, असफरियन ने आहिस्ता सी आवाज में कहा। इसके आ जाने पर दिल की कपकपाहट फौरन बंद हुई थी। एक अजीब से साथ का एहसास था। शायद यह तसल्ली बख्श एहसास उसकी अब तक की इतनी बहादुरी देखकर हुआ था। वो जो को भी था बिला का ज़हीन और मजबूत और बहादुर इंसान था। इसने अपनी पूरी जिंदगी में इस जैसा बहादुर इंसान अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। वो अब असफरियन के बिल्कुल सामने आकर बैठ चुका था। वो पहुंचने वाले हैं। 5 से 6 लोग हैं। टॉर्च की रोशनियों से अंदाजा लगाया है। मैंने अभी कुछ दूरी पर हैं। मुझे उन्हें ख़त्म करने जाना है। अब यही बट है। अगर मैं वापस ना आया तो समझेगा उन्होंने मुझे मार दिया। अलीदान ने उजलत में आवाज़ को धीमा रखते हुए कहा। वो घबराया सा लग रहा था और सांस भी बेतहाशा फूली हुई थी। खबर सुनने के बाद असफरियन की हालत अब इससे भी बदतर हो चुकी थी। वो गिले से एक राफुल उतार कर उसके हाथ में पकड़ा रहा था, जबकि वो तो साकिन हवास बाख्ता बैठी हुई थी। इसके राफुल उतार कर पकड़ाने पर जैसे झटके से होश में एक ना नहीं, प्लेज प्लेज मत जहे। असफरियन बुरी तरह घबरा कर बोली। पूरा वजूद लरस गया था। इतने बड़े सुनसान जंगल में इसके सवा था कौन? वो बुरी तरह रो दी। पूरा वजूद खौफ से कांपने लगा था। पसीना सर से की कनपटी से बहता अब गालों तक पहुंच गया था। अलीदान इसके इस तरह रोने पर घबरा गया। वो तो बहुत डरपोक किस्म की लड़की थी। सुने सुने प्लीज रोना बंद करें। अलीदान ने कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली आमेज लहजे में कहा। पर इस पर तो जैसे किसी बात का कोई असर ही नहीं था। वो कांप रही थी और मुंह से अजीब सी आवाज़ निकल रही थी जैसे को बच्चा खौफ से रोता हो। अगर मैं वापस ना आया तो आपको यहाँ के एक रिहायशी कबीले तक पहुँचना है। वो जंगल में ही है, मुझे पूरा यकीन है। वो आपको पनाह देंगे और आपके घर तक पहुँचाने में मदद करेंगे। अलीदान अब आहिस्ता आवाज में समझा रहा था, पर वो तो मुसलसल रो ही रही थी। बस सुन और समझ नहीं रही थी। प्लीज मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ कर जाए, प्लीज प्लीज। इससे पहले कि वो मुड़कर दरख्त पर से उतरता, असफरियन ने बच्चों की तरह इसके बाजू को दबोचा। अलीदान ने उलझकर बाजू को झटके से छुड़वाया। वो इसे भी कमज़ोर कर रही थी, जबकि वो ये मौका गिनवाना नहीं चाहता था। इन आदमियों के यहाँ पहुँचने से पहले किसी महफूज जगह पर छप कर उन्हें मारना था, और यहाँ उनकी अंधाधुंध फारंग से इसे भी नुकसान हो सकता था। पागल मत बनो, बैठो आराम से। और अगर मैं ना आ सका, उससे से कहते हुए वो अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाया था कि असफरियन ने खिसक के करीब होकर उसके मुंह पर हाथ रखा और उसका कांपता हाथ अलीदान के अल्फाज का गला घूंट चुका था। ऐसा क्यों कह रहे हैं अब? असफरियन बुरी तरह डर थी। अलीदान ने आहिस्तगी से इसके हाथ को हटाया। इस पर तरस आने लगा था, पर वो यहाँ उसको गिले लगाकर बैठ नहीं सकता था, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है। धीरे से इसके दूसरे हाथ से बाजू छुड़वाया और अंदाजे से एक तना नीचे उतरा। वो अभी भी रो रही थी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, सुबह को उतरना और फिर वो गाहे तलाश करना। अब मुझे ये पता है कि ये सिडनी का वही जंगल है। फी अमान अल्लाह। असफरियन नीचे झुकी देख रही थी जब इसकी आवाज़ उभरी और फिर वो वहाँ से जा चुका था और वो करती आयत अल कुर्सी का वर्द करने लगी थी। सर को तने से टकाकर आंखें मूंद ले। ता उम्मी क्या बना रही हैं? ज़ेब ने अकब से उजगल की आती आवाज़ पर मुस्करा कर गर्दन गेमा। वो अपने मखसूस हशाश बशाश से अंदाज में खड़ी मुस्करा रही थी। मैरून फ्राक में खुलती सी रंगत, बड़ी बड़ी सिया चमकती आंखें लिए। अरे तुम कब पास पड़े कपड़े से हाथ पोंछती वो सीधी हो। उजगल अब चहकती हुई आगे होकर चूल्हे पर रखे सालन में झांक रही थी। वो घर में ये और इतनी खामोशी ऐसा कभी नहीं हुआ था।
ताउम्मी शाम से एहू संदल के साथ थी। थोड़ा सा पीछे होकर मुस्कुराकर कहा और पास पड़े कैबिनेट को खोलकर कुकीज से भरा बॉक्स निकाला। क्यों, अदयान भी तो घर था आज? ज़ेब ने मुस्कुराकर हैरान होते हुए कहा। अदयान के होते हुए वो संदल के साथ थी, ये बात हैरत में ही मुब्तला कर रही थी। वो दिनों बचपन से एक दूसरे के गहरे दोस्त थे और हर वक्त एक दूसरे के साथ नजर आते थे। पता नहीं क्यों किलोस बना हुआ बात नहीं कर रहा बहुत दिन से, रूजगल ने नाक चढ़ाकर कहा। खफगी से बच्चों की तरह मुंह फुलाया। इसके इस अंदाज पर ज़ेब कहकया लगा थी, जबकि वो अब बिस्कुट खा रही थी और साथ साथ किचन शेल्फ पर हाथ टिकाए कमर को धीरे धीरे झुला रही थी। एक ही देवर है तुम्हारा, अब नखरे भी ना करे, ज़ेब शरारत से कहती फिर से सालन की तरफ मुतवज्जे हो चुकी थी। ज़ेब की इस बात पर पीछे खड़ी उजगल शर्मा ही तो थी। गाल गुलाबी हो गई थे और लबों पर मुस्कुराहट बखर थी। दिल तेज तेज धड़कने लगा था। वो नहीं था पर इसका जिक्र ही था जिसकी खातिर वो भागी भागी एक दीवार के पार इस घर में आ जाती थी। ताउम्मी और शर्मा से अंदाज में मसनूई खफगी से ज़ेब की तरफ देखा जो इसके इस तरह शर्मा जाने पर महजूज होती दिल और जान से मुस्करा रही थी, जबकि वो अब मुस्कुराहट छुपाती किचन से बाहर जा रही थी। जा कहाँ रही हो? खाना खाकर जाना, ज़ेब ने पीछे से आवाज लगा जिस पर वो पलटी नहीं थी। नहीं जा नहीं रही, वही अपने एक अदद देवर को देखने जा रही हूँ, लिजाए से लहजे में कहती वो अब लाउनिज में से गोला की सूरत में चढ़ते जीने की तरफ जा रही थी, जबकि ज़ेब अब भरपूर मुस्कुराहट के साथ धीरे से सर हिलाती फिर से सालन पर झक चुकी थी। माद ने हाथ पर ट्राइसर को उठाया, परेशान सी सूरत के साथ सामने बैठे नजफ की तरफ देखा जो बार बार सामने लगे टीवी पर मुख्तलिफ चैनल बदल रहा था, जहां जगह जगह बस के लापता होने की खबर चल रही थी। साद की भी कॉल आ रही है बार बार, मादे बेगम ने परेशान से अंदाज में थके से लहजे के साथ कहा। नजफ ने टीवी की आवाज़ आहिस्ता की और मादे बेगम की तरफ मुतवज्जे हुआ। उम्मी बता दे, उनको मामला बहुत संजीदा है, बस का को पता नहीं चल रहा अभी तक, रूखे से अंदाज में कहा, जबकि मादे बेगम का इस बात पर चेहरा और फीका पड़ चुका था। खुश्क होते मुंह को हाथ से साफ किया, जबान बार बार ऊपर तलवे से चिपक रही थी। फरवा को बता दिया है मैंने, वो खुद बता देगी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। बे हाथ को हवा में उठाकर कहती वो सोफे की पुश्त के साथ सर टकाग थी। नजफ ने फिर से नजरें टीवी पर जमा दी थी। इसकी पेशानी पर भी परेशानी की लकीरें थीं। बहुत बड़ी मुश्किल होगी। नजफ साद सवाल करेगा कि क्यों अकेले भेजा था फरीको जाब पर। थोड़ी देर बाद मादे की परेशान कुन आवाज़ फिर से उभरी। नजफ ने नागवारी से चेहरे का रुख उनकी तरफ मोड़ा। उम्मी ये को बात है, अब भला कह देंगे, मुझे ज़रूरी काम था, बस हो गई गलती, नजफ ने उलझे से लहजे में कहा और माथे पर हाथ फेरा। नजफ मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, साद पता नहीं क्या सोचेगा। मादे बेगम ने दिल पर हाथ धुरे फिर से अपनी परेशानी का इजहार किया। बार बार मुख्तलिफ ख्यालात जहन में उभर रहे थे। उम्मी वो कुछ नहीं सोचेगा, बस करें, और ये हमने नहीं किस्मत ने किया है। और नजफ बात करते करते रुक गया था। मादे बेगम ने पेशानी पर बिल डाले घोर कर देखा और किया बोलो, दांत पेश कर उसे बात मुकम्मल करने का कहा। नजफ ने गहरी सांस ली और नजरें चराहे। पता नहीं, वो जिंदा आहिस्ता सी आवाज में कहा। अभी बात मुकम्मल नहीं की थी कि मादे बेगम ने तनक कर बात को काटा। बकवास मत करो, अल्लाह न करे ऐसा कुछ भी हो। उनके चेहरे पर एकदम से खौफ फैल गया था। परेशान होकर उन्होंने माथे पर से पसीने को साफ किया। उनके पास पड़े मोबाइल पर होती रंग टोन की आवाज़ पर दिनों ने बैक वक्त मोबाइल की तरफ देखा। फरवा की कॉल, मादे बेगम ने सहमी सी आवाज़ में कहा और फ़ोन को हाथ में पकड़कर ऊपर उठाया। नजफ ने टीवी बंद किया। बात करें, आहिस्ता सी आवाज़ में कहते हुए इसने फ़ोन की तरफ इशारा किया। मादे बेगम ने परेशान और शर्मिंदा सी सूरत बनी फ़ोन कान को लगाया। हेलो, एथकी सी आवाज़ में कहा। उनके बोलने की देर थी कि दूसरी तरफ से फरवा की बेचैन सी आवाज़ उभरी। उम्मी में और साथ कला रहे हैं मिलब्रेन से सिडनी। वो एक ही सांस में तेज़ी से बोली। मादे ने डर कर नजफ की तरफ देखा पर खामोश रहें। सुने, वो कह रहे थे पाकिस्तान बाजिल को उसकी खबर नहीं होनी चाहिए। अभी फरवा परेशान से लहजे में असफरियन के बहनों का नाम ले रही थी जो उसकी बड़ी बहन महरीन का शौहर था। उनकी भरपूर मुखालफत मोल लेकर तो असफरियन पाकिस्तान से यहाँ आई थी। अच्छा बेटा, तुम ठीक हो ना? साद ने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा, मादे बेगम ने परेशान से लहजे में फरवा से दरियाफ्त किया। उम्मी वो बहुत परेशान हैं, आखिर को छोटी बहन है उनकी, और ये नजफ इसको नहीं पता था। वो तो पाकिस्तान में कभी अकेली यूँ नहीं घूमी थी, इसने सिडनी जैसे शहर में इसे अकेले भेज दिया।
फरवा गुस्से में बोल रही थी। मादे ने खफगी भरी नजरों से नजफ की तरफ देखा तो वो सर को हुआ में मारता जोर से रिमोट पटक कर बाहर निकल चुका था। माना कि अभी शादी नहीं हुई उसकी फरीद से, पर मेरी नंद ही समझकर ख्याल कर लेता। अब ये बात साद को पता चलेगी, मेरी कितनी की इज्जत रह जाएगी उनके सामने। बोले अब फरवा तेज तेज बोल रही थी, लहजा गुस्सा और परेशानी लिए हुआ था। मादे बेगम कुछ बोल ना सके, बचारगी से सामने बंद दरवाजे की तरफ देखा। अब वो बाजिल और मेहरीन जान खा जाएंगे। उनको खबर हो तो कि हम जब पाकिस्तान में शादी करवा रहे थे असफरियन की, तो क्या ज़रूरत थी यहाँ ऑस्ट्रेलिया बुलवाने की। अब फरवा मुसलसल मादे पर गुस्सा उतार रही थी और उनका चेहरा और जर्द पड़ता जा रहा था। असफरियन की मासूमियत और फरवा के घर बचाने के लालच में वो बहुत बड़ी परेशानी मोल ले चुकी थी। इसके हाथों तो मैं बहुत तंग हूँ, नहीं मान रहा फरी से शादी के लिए अभी भी। मादे बेगम ने घटी सी आवाज में कहा। नजफ अगर उनका इकलौता बेटा था तो फरवा इकलौती बेटी, जिसे शादी के 4 साल बाद भी औलाद नहीं हुई थी। और जब डॉक्टर ने इसके बांझ होने की खबर दी तब से दोनों माँ बेटी को साद की दूसरी शादी को खौफ सताने लगा था। इसीलिए चक्कर चलाकर वो असफरियन का रिश्ता जबरदस्ती नजफ से कर रही थी। पागल है क्या ये उम्मी, मेरा घर खराब करने पर तला हुआ है और साद ने लाकर मेरे सर पर सवार कर देनी है। वो फरवा अब गुस्से में चीख रही थी। असफरियन को पाकिस्तान से सीधा सिडनी भेजने का सारा चक्कर भी फरवा ने ही चलाया था कि जहां कुछ महीनों बाद इसे रहना है वहां अगर रह लेगी तो कोई बात नहीं, और वजह अपनी माँ का अकेला होना और उसकी अच्छी जाब को बनाया था। अच्छा तुम एगी तो समझा लेना खुद, मादे बेगम ने थकी सी आवाज में कहा और परेशानी से सर सोफे की पुश्त से टका दिया। साद तो वैसे भी गुस्से का तेज था। वो लोग अब करीब पहुंच चुके थे। 5 आदमी थी। अलीदान ने आंखों को सुकूर कर उनकी तादाद को गन्ना। हर सियाह फाम के हाथ में टार्च लाइट थी। अलीदान ने झाड़ियों की अट में छप कर निशाना सबसे पीछे वाले पर दागा। बे आवाज फार पर वो एकदम से जमीन बोस हुआ। जैसे ही वो नीचे गिरा, गिरने की आवाज पर बाकी चारों चूकने हुए। वो अभी अपनी राफुल को सीट कर ही रहे थे कि अलीदान ने एक पत्थर उठाकर मुखालिफ समत में फेंका। पत्तों की सरसराहट पर चारों आदमी रुख मोड़ कर अब इस तरफ फारन करने लगे थे। यही वो मौका था। अलीदान ने चारों की पुश्त पर फार चला दिए थे। अब 5 ढेर थे। वो धीरे से चलता हुआ उनके पास आया। एक थोड़ा सा हल रहा था जिसके सर पर वो फिर से फार चला चुका था। बचपन से शिकार खेलने का फायदे आज वो बाखूबी उठा रहा था। वो अब सामान समेट रहा था। उनकी टार्च लाटते हुआ है पानी की मुश्कनुमा बोतल गिले में लटका और रस्सी को कंधे पर लटकाया और कुछ नहीं था उनके पास। टार्च लाइट जला और वापसी की तरफ दौड़ लगा दी। वो जो सर को दरख्त से कई आयत अल कुर्सी का विर्द करती खौफ से बेहोश होने के अनकरीब थी। दूर से टार्च लाइट की रोशनी देखकर कांप उठी। जल्दी से तने से नीचे लटकती टांगों को समेटा और च्यों मौसी होकर कांपने लगी। उफ मेरे अल्लाह, मुझे मौत आ जाए मेरे अल्लाह। दिल कांपने लगा था। जिंदगी ने इतने दुख दिए थे और इस दुख की कमी थी जो अब इसके साथ हो रहा था। वो इन वहशियों के हाथों नोचे जाने के डर से मौत आ जाने की दुआ मांगने लगी थी। जैसे ही टार्च लाइट की रोशनी दरख्त के पास हो और बराह रास्त इस पर पड़ी, वो आंखें बंद किए जोर जोर से चीखने लगी थी। को तेजी से दरख्त पर चढ़ रहा था। चीखों मत में हुए। अलीदान ने तने पर खुद को टुकती ही उसके मुंह हर हाथ रखा। वो बुरी तरह कांप रही थी। चेहरा इंसुहे से तर था। मुंह से पानी निकल रहा था। गर्दन पसीने में भीगी हुई थी। अलीदान ने टार्च लाइट चला। असफरियन तड़प कर इससे चिमटी थी। इसके सीने से लगी। वो कांप रही थी और ऊंचा ऊंचा रो रही थी। वो लूट आया था। उसे खुशी हुई थी क्या वो नहीं जानती थी, पर इसको सामने देखकर वो बेसाख्ता उसके सीने से जा लगी थी। वो कुछ नहीं था इसका, पर इस लम्हे वो इसका सब कुछ था। रेलिक्स रेलिक्स। अलीदान ने आहिस्तगी से इसके कमर पर बिखरे बालों पर हाथ फेरा। वो यूं ही साथ लगी कांप रही थी। इसके यूं अचानक रद्दे अमल पर वो सटपटा गया था, पर वो इस वक्त होश में नहीं थी। इसे भी तकरीबन 2 घंटे से ऊपर हो चले थे और इस सारे वक्त में वो यहाँ तन्हा बैठी थी। औरत ज़ात थी। इतना खौफजदा हो जाना अचनबे की बात नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी कपकपाहट में कमी थी और फिर वो पुरसुकून हो गई थी, पर अलीदान से अलग नहीं हुई थी। ये क्या किया मैंने? होश में आते ही जैसे अपनी इस बेबाक हरकत का एहसास हुआ। आहिस्तगी से अलीदान से अलग हुआ। अंदाज शर्मिंदा सा था। सॉरी, मध्यम सी आवाज में कहा और थोड़ा सा पीछे सरकते हुए दरमियान के फासले को बढ़ाया। सर झुकाकर चेहरे पर आते बालों को समेटकर कान के पीछे आड़ा। इट्स ओके, देखो मैं टॉर्च ले आया हूँ, हमें अभी निकलना होगा यहाँ से। आपकी थकावट उतरी। नर्म से लहजे में कहा।
इसकी तरफ पानी की बोतल को बढ़ाया। वो पागलों की तरह पानी पी रही थी। पानी मुंह से बाहर निकल रहा था। अलीदान बगौर उसके अंदाज को देख रहा था। पता नहीं कितनी नाजुक मिजाज होंगी मोहतरमा। और अब अलीदान ने गहरी सांस ली। अलीदान के इस तरह देखने पर वो नजरें झुका। अलीदान ने तने के साथ रस्सी को मजबूती से बांधकर नीचे लटकाया। इतरो इसको पकड़कर रस्सी की मजबूती जांचने के बाद असफरियन की तरफ देखकर कहा। असफरियन ने डरते डरते रस्सी को थामा और इससे लटकी। हाँ, नीचे सरकती जा। अब आहिस्ता आहिस्ता। तने पर बैठे अलीदान ने थोड़ा सा नीचे झुकते हुए कहा। वो जब नीचे उतरकर खड़ी हुई तो वो जल्दी से रस्सी को तने से खोलकर खुद बड़ी महारत से नीचे उतराए। चुल्लू हाथ झाड़कर पास खड़ी असफरियन से कहा और नीचे पड़ी रस्सी को फोल्ड करके कंधे पर लटकाया और आगे बढ़ा। फिर कुछ सोचकर पीछे मुड़ा और असफरियन की तरफ हाथ बढ़ाया। असफरियन ने हैरत से बड़े हाथ को देखा और थाम लिया। इसका हाथ थामते ही अजीब से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ जिसको अभी वो को नाम नहीं दे सकती थी।